हेलो बच्चों, वेलकम टू रकुल टीचर्स। आज हम लोग इस सेशन में स्थानीय स्वशासन के स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। उसको देखेंगे कि इसके स्वरूप कितने होते हैं और उन स्वरूपों को कैसे संविधान में संशोधन करके उसको डाला गया है, उसके फीचर क्या है, उसकी ये कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन से भाग हैं, इन सब के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन इस पार्ट में करेंगे। इस चीज़ को आप अपने हिसाब से अपने ये एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपने इसको आप सुरक्षित कर लीजिए। ये हमने ये प्रयास किया है कि जिससे कि ये अधिकतम जो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन जो भी कहीं से पूछे जा सकते हैं उन बिंदुओं को हमने इसमें शामिल किया है। चाहे वो राज्य स्तरीय परीक्षा हो, चाहे वह यूपीएससी की परीक्षा हो, या जीके का कोई विषय हो, या कहीं क्विज प्रतियोगिता हो, जो भी सारी चीज़ें हैं हमने प्रयास किया है कि वो सही सही चीज़ें इसमें डालने का हमने प्रयास किया है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन के जो स्वरूप है, ये दो स्वरूप हैं इसके। गांव के लिए ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था, गांव के विकास के लिए हमारे संविधान में ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था की गई है, और शहरों के विकास के लिए, शहरों के उन्नयन के लिए, शहरों में तेजी से विकास के लिए नगर निकाय की व्यवस्था की गई है। हम इसमें इन दोनों में सबसे पहले एक एक पार्ट को हम पढ़ते हैं। 3 पार्टों में विभाजित है। एक ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था, दूसरा नगर निकाय व्यवस्था, और बीच में हमने व्यवस्था बनाई है, हमने आपको एक सूचना दिया है, एक एक्स्ट्रा जानकारी देने का प्रयास किया है कि किन किन समितियों के सिफारिश के आधार पर संविधान में सरकार ने संशोधन किया। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये एक्स्ट्रा जानकारी हमने बीच में लिख दिया है। थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति में ना रहे। ये 2-3 पार्ट हैं, एक ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था का, दूसरा स्थानीय नगर निकाय व्यवस्था का, और तीसरा वो समितियां और शासन के लोग, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम हमने स्पष्ट लिख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था। हमारे संविधान में एक सबसे महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है, 73वां संविधान संशोधन। 22 दिसंबर 1992 को 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को संविधान का अंग बना दिया गया। संविधान का अंग बना देने से न तो चूंकि यह राज्य का विषय है तो राज्य उस कार्य को करने के लिए बाध्य हो जाते थे। इसके पहले भी पंचायती राज व्यवस्था थी पर वो संविधान का अंग नहीं था। राज्य अपने तरह से मनमाने तरीके से उसका अनुसरण करते थे। उसमें चुनाव होता था, कोई निश्चित समय नहीं होता था, राज्य बहाना बना देते थे, उसको सही ढंग से लागू नहीं कर पाते थे। पर जब संविधान में संशोधन करके उस संविधान का अंग बना दिया गया तो अब राज्यों को इसको पालन करना, इसको लागू करना उनकी अनिवार्यता हो गई है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। तो ये प्रति 5 वर्षों में इसका चुनाव होता है, चुनाव का एक सिस्टम है। इसके सारी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। और संविधान में कहाँ इसको रखा गया, संविधान में एक संशोधन करके ये बलवंत राय मेहता समिति, पीके थुंगन समिति, गाडगिल समिति, इन 3 समितियों का विशेष महत्व है इस व्यवस्था को संविधान में लाने का। संविधान संशोधन की जो सिफारिश की गई थी सरकार के पास, ये तीनों समितियां, बलवंत राय मेहता आधार, बेसिक स्ट्रक्चर, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था का जो बेसिक स्ट्रक्चर जिसने बनाया है वो 1957 में जो सबसे पहली समिति बनाई गई थी बलवंत राय मेहता के नाम से, वही बेस उसी ने तैयार किया। जो संशोधन का बेस या संशोधन के बाद जो व्यवस्था आई उसमें सारी जो आधारभूत या स्ट्रक्चर जो है वो बलवंत राय मेहता समिति का है। इसके बाद पीके थुंगन और गाडगिल, ये दोनों समितियां 1988 में गठित की गई। और इन तीनों समितियों के निष्कर्ष को, ये दोनों समितियों ने भी बलवंत राय मेहता समिति की सारी अधिकतम सिफारिशों को एक्सेप्ट करके और सरकार को सिफारिश की, और सरकार उसी बेस पर और अपने आधार पर, चूंकि समितियों की सारी सिफारिशें सरकार प्रायः स्वीकार नहीं कर पाती है, उसको अब स्वयं भी एनालिसिस करती है और तब जाकर वो संविधान में उसका संशोधन होता है। तो ये संशोधन
73वां संविधान संशोधन मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये 22 दिसंबर 1992 को हुआ और इसे संविधान के भाग 9 में रखा गया है। अनुच्छेद, उसको एक्ट भी बोलते हैं, अनुच्छेद 243 से 243 ओ ABCD करके उसमें कुल 29 विषय रखे गए हैं। अर्थात अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इस व्यवस्था में जो भी सारे नियम व्यवस्थाएं दी गई हैं पंचायती राज से संबंधित, उसको एक एक करके अनुच्छेद में उसमें लिख दिया गया है, व्यवस्थित कर दिया गया है। इसके लिए एक अलग से 11वीं अनुसूची ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था को, अर्थात ग्राम पंचायत व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में दर्ज कर दिया गया है। इसमें विस्तार से ग्राम पंचायत के अधिकार, ग्राम पंचायत के कार्य, ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र, उनके लिए वित्त की व्यवस्था, कैसे धन आएगा, कैसे खर्च करेंगे, सारी चीज़ें इस 11वीं अनुसूची में डाल दिया गया है। और 29 विषयों पर यह कार्य कर सकते हैं। गांव के विकास से संबंधित 29 विषयों पर ये ग्राम पंचायत व्यवस्था या ये पंचायती राज व्यवस्था, इनको पावर दे दिया गया है कि आप गांव के विकास से संबंधित जो भी मुद्दे, जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय विषय हैं, उनके विकास पर आप स्वतंत्र निर्णय लीजिए, एक प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग के तहत उस पर आप जो सरकार धन देती है उस धन का आप उपयोग कीजिए और मितव्ययता पूर्वक उपयोग करते हुए अधिकतम और तीव्र विकास कीजिए। इस उद्देश्य से 29 विषय इसमें शिक्षा है, ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण चिकित्सा, स्वास्थ्य, उसके बाद साफ सफाई, गांव के जो भी सारे विकास के कार्य होते हैं, चाहे वह तालाब हो, चाहे पशुओं संबंधित बात हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, सारी चीज़ें जो स्वास्थ्य संबंधी सारी बातें होती हैं, ये सभी ये ग्राम पंचायत को स्थानीय स्तर पर इसको दे दिया गया है। इसमें इम्प्लीमेंट डेट हमने लिखा है, संशोधन तो 1992 में हो गया, पर इसको लागू कब किया गया, इम्प्लीमेंट कब किया गया, वो 24 अप्रैल 1993 को किया गया। इसीलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को हमने यहाँ लिखा है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। प्रति वर्ष 24 अप्रैल को, प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसको 3 स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई है। जो इसको एक 3 का स्ट्रक्चर जो है वो त्रिस्तरीय है। क्या क्या है? जिला पंचायत, जिला पंचायत, इसके बाद ब्लॉक पंचायत, उसके बाद ग्राम पंचायत। इन तीनों स्तरों पर यह व्यवस्था बनाई गई। गांव से संबंधित मुद्दों को, गांव से के संबंधित विकास के कार्यों को ग्राम प्रधान देखता है। इन सभी का निर्वाचन प्रति 5 वर्ष पर होता है। राज्य निर्वाचन आयोग इसका निर्वाचन करता है, निर्वाचन करवाता है। इसमें ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। ये सब मिलकर ग्राम सभा की बैठक आहूत करते हैं और ग्राम सभा की बैठक आहूत करके उसमें कार्यों को उसको एक सम्मिलित रूप से उसको लाते हैं कि कौन कौन से कार्य हमको करवाना है। प्राथमिकता के स्तर पर उस कार्य को ये लोग योजना बनाकर, प्लानिंग करके उस कार्य को करते हैं और गांव का विकास तीव्र गति से करते हैं। इसके बाद ब्लॉक पंचायत आता है। जो बड़े क्षेत्र स्तर के बड़े कार्य होते हैं उसकी जिम्मेदारी ब्लॉक की होती है। ब्लॉक में ब्लॉक का जो मुखिया होता है उसको हम ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन BDC मेंबर, उसी समय चुनाव में ही भी एक BDC मेंबरों का चुनाव होता है। वही BDC मेंबर अपने ही साथियों में से एक वरिष्ठ जो सबसे अधिक मत पाता है चुनाव में, उसको ब्लॉक प्रमुख चयनित करते हैं, नियुक्त करते हैं और वो पूरे ब्लॉक के बड़े कार्यों, ब्लॉक स्तर के, खंड स्तर के, विकास स्तर के जो बड़े कार्य होते हैं वो ब्लॉक प्रमुख के जिम्मे होता है, वो उसको करवाता है। इसके बाद आता है जिला पंचायत। इसका जिला पंचायत का जो मुखिया होता है वो जिला पंचायत अध्यक्ष कहलाता है। जिला पंचायत सदस्य, इनका निर्वाचन होता है, ये भी 5 सालों में इनका निर्वाचन होता है। ये जो जिले के बड़े बड़े कार्य, चाहे वह सड़क हो या कोई विद्यालय हो या कोई ऐसी संस्था हो या विकास के जो कार्य होते हैं उनके लिए जिम्मेदार होते हैं। जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन होता है। यही जिला पंचायत सदस्य अपने जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, चुनते हैं, जो पूरा जिले स्तर पर सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है।
इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ग्राम पंचायत में जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है ये बड़ी अच्छी ढंग से सुचारू रूप से चल रही है और प्रति वर्ष इसमें सुधार हो रहा है। इनके पास जो धन का आवंटन होता है वो सेंटर भी इनको धन देती है और राज्य सरकार भी इनको धन देती है। पर अगर कोई ये पूछे कि ये किसका क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, तो विषय क्षेत्र और राज्य का माना जाएगा। आइए अब हम अगला पार्ट देखते हैं, नगर निकाय। नगर निकाय में भी 74वां संविधान उसी समय दोनों ये संविधान संशोधन हुए हैं, 73वां और 74वां। 74वां संविधान संशोधन 22 दिसंबर 1992 को, उसी समय हमने इसलिए दोनों यहाँ लिखने का प्रयास किया है कि आप लोग तुलनात्मक अध्ययन कर सकें और दोनों में तुलना स्थापित कर सकें, याद करने में आसानी होगी। लगभग तमाम चीज़ें उसी से जुड़ी हुई हैं, पहले ये फिर ए, अर्थात पहले ग्रामीण पंचायत, उसके बाद फिर नगर निकाय। तो नगर निकाय में 74वां संविधान संशोधन उसी समय साथ 22 दिसंबर 1992 को हुआ। इसको संविधान के भाग 9A, यहाँ पर 9 था, एक और सेक्शन जोड़ा गया, 9 थे। इसके बाद इसी के साथ इसको भी जोड़ दिया गया 243P से 200, मैंने अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में कहाँ रखा गया है संविधान में, एक्ट में, उसी को एक्ट बोलते हैं, अनुच्छेद या एक्ट। तो उसको 243P से 243ZG तक 18 विषय हैं। इन 18 विषयों को इसी में एक एक करके इनके सारे जो कार्य हैं, जो अधिकार हैं, जो क्षेत्र हैं, इन सभी चीज़ों को इस अनुच्छेद के माध्यम से व्यक्त कर दिया गया है। और एक अनुसूची, यहाँ पर 11वीं अनुसूची थी, यहाँ पर 12वीं अनुसूची बना दी गई, जिसमें नगर निकाय के से संबंधित सभी चीज़ों को विस्तार से उसमें लिख दिया गया है। कौन कार्य कैसे करना है, कब करना है, कैसे धन कहाँ से आएगा, कौन देगा, सारी चीज़ें इस अनुसूची में डाल दी गई हैं। कुल 18 विषय, कुल 18 विषय नगर निकाय को सौंपा गया है, नगर पंचायत को सौंपा गया है। इन 18 विषयों पर ये काम करते हैं। इनमें इसका भी जो इम्प्लीमेंट डेट है, अर्थात 22 दिसंबर 1992 में संशोधन हुआ, और जो लागू, मतलब इम्प्लीमेंट मतलब लागू होना, किस डेट को, एक्चुअली किस डेट को इम्प्लीमेंट हुआ, लागू हुआ, वह डेट 1 जून 1993 है। 1 जून 1993 को नगर निकाय की यह व्यवस्था इम्प्लीमेंट कर दी गई, लागू कर दी गई। इसमें भी 3 स्तरीय, हमने सामान्यता यहाँ पर इसलिए दिया है क्योंकि इसी के साथ एक और व्यवस्था, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था ये भी है, पर इसमें एक प्लस जोड़ दिया गया है। कुछ शहरों के पास सैनिक छावनी होती है, कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, तो वहाँ के लिए भी व्यवस्था इस संविधान में कर दी गई है कि कैंटोनमेंट बोर्ड, छावनी परिषद का भी गठन कर दिया गया है। पर चूंकि उसका सामान्यतः जिक्र आता नहीं, इसलिए हमने इन्हीं तीनों चीज़ों को लिखा है, इसलिए त्रिस्तरीय व्यवस्था डाल दी। पर सामान्यता डालने का आशय यही है कि एक पॉइंट और है, छावनी परिषद, कैंटोनमेंट बोर्ड, उसका भी गठन संविधान में इसकी व्यवस्था बना दी गई है कि वह भी गठित हो सकती है ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे शहरों में जहां पर सेना निवास करती हो। सेना जहां निवास करती है उसके आसपास सामान्य लोग भी निवास करते हैं, तो वहाँ के विकास की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? तो वहाँ सेना के कुछ अधिकारी होते हैं, उस क्षेत्र के कुछ चुने हुए अधिकारी या चुने हुए नागरिक, इन दोनों को मिलाकर कमेटियाँ बनती हैं, और वही सैनिक कैंटोनमेंट बोर्ड, छावनी परिषद की कमेटी बनती है जो उन विकास कार्यों को करती है। ये रेयर केस में होता है, इसलिए हमने सामान्यता इसमें नहीं डाला है। तो और देखते हैं त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या होती है। तो चाहे उसको हम 3+1 भी कह सकते हैं। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे बड़ी होती है, इसकी सबसे सबसे बड़ी संरचना है वो नगर निगम है। नगर निगम उसी शहर को घोषित किया जा सकता है, उसी नगर को बनाया जा सकता है जिसकी जनसंख्या 5 लाख या इससे अधिक होती है, उसको नगर निगम का दर्जा दिया जाता है। इस समय उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है। 5 लाख या इससे अधिक आबादी वाले शहर को नगर निगम का दर्जा दिया जाता है। और यहाँ इस नगर निगम के मुखिया को हम महापौर कहते हैं या मेयर कहते हैं, महापौर या मेयर कहते हैं। ये भी वही चुनाव की पद्धति वही है, 5 सालों में चुनाव होता है, इनके सदस्य चुने जाते हैं। सदस्य, ये मेयर का चुनाव डायरेक्ट होता है,
मेयर का चुनाव आम जनता डायरेक्ट करती है। और इस प्रकार से ये नगर निगम से संबंधित सारे विकास के कार्यों को ये करता है। इसके बाद 1 लाख या इससे अधिक आबादी वाले शहर को नगर पालिका कहते हैं। 1 लाख या इससे अधिक आबादी वाले शहर को नगर पालिका कहते हैं। इसका जो मुखिया होता है वो नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। इसके बाद जो तीसरा स्तर है वो जो छोटे शहर होते हैं, जो बाजार होते हैं या तहसील स्तर पे होते हैं, जिनकी आबादी 20,000 प्लस 20,000 या उससे अधिक, ऐसी आबादी वाले शहर को हम नगर पंचायत कहते हैं। और नगर पंचायत के मुखिया को नगर अध्यक्ष कहते हैं। नगर पालिका या नगर पंचायत अध्यक्ष के नाम जाना जाता है। इन सभी का काम नगर के विकास से संबंधित होता है, चाहे वह सड़क हो, नाली हो, प्रकाश की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की व्यवस्था हो। इन सारे कार्यों के लिए जिम्मेदार ये नगर निकाय के सारे ये संस्थाएं होती हैं जो भली भांति इस कार्य को करती हैं। इस समय फिर हम एक बार दोबारा यहाँ पर रिपीट कर देना चाहते हैं कि एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, और तीसरा पार्ट हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि बलवंत राय मेहता समिति, पीके थुंगन समिति, गाडगिल समिति ये बेस हैं। इसी बेस को लेकर सरकार ने इस संशोधन को किया और संविधान में शामिल किया। इस समय राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। तो ये पूरा हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसको आप ये 1 आध सेकंड के लिए मैं हट भी जा रहा हूँ, इसका आप एक ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। नोट्स आप बनाइए और पूरा अध्ययन, ये अध्ययन आप हर परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि आप हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए कि आपको बराबर मिलता रहे, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते रहें जिससे कि अगला वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू।